Hello, my dear friends and students. Welcome to my channel, Goodness Pharmacy. This is Gunjan Verma here. Today, we will discuss about rheumatoid arthritis and anti-gout remedies. Okay, first is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is a chronic, progressive, autoimmune inflammatory disease mainly affecting the joints and the periarticular tissues. Rheumatoid arthritis क्या है? ये एक autoimmune disorder है, inflammatory disease है जो affect करती है हमारे joints को. एंड द पेरी टिश्यूज क्या है? वो टिश्यूज जो सराउंडिंग द जॉइंट्स के आसपास होते हैं, ठीक है, वो टिश्यू कहलाते हैं पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है इन द जॉइंट्स. मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन रिलीज इन द जॉइंट्स इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस. जॉइंट्स वाले रीजन में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कॉज होता है. द अर्लीस्ट लीजन इज वेस्कुलाइटिस फॉलोड बाय साइनोवियल एडिमा एंड इनफिल्ट्रेशन विद इन्फ्लेमेटरी सेल्स. सबसे पहला जो इसका अर्लीस्ट सबसे पहला सिम्टम आता है वो लीजन्स इज वेस्कुलाइटिस. वेस्कुलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन ब्लड वेसल्स एंड साइनोवियल एडिमा. साइनोवियल फ्लूइड होता है जॉइंट्स में, ठीक है, तो उसमें ओडीमा होता है, स्वेलिंग आने लगती है, तो जिससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन कॉज होता है. There is local synthesis of prostaglandins and leukotrienes. Prostaglandins cause the vasodilation and pain. Prostaglandins and leukotrienes क्या है? Inflammatory mediators है, उस रीजन में इनकी सिंथेसिस होती है और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो vasodilation करते हैं और पेन को इंड्यूस कराते हैं. The inflammatory cells release lysosomal enzymes which cause damage to bones and cartilage. जो inflammatory cells होती हैं वो lysosomal enzyme को रिलीज करती हैं जिससे बोन एंड कार्टिलेज में डैमेज हो जाती है, ठीक है. तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं आर्थराइटिस के जिससे इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं. ओडीमा एंड पेन इंड्यूस होता है. ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. कौन कौन से ड्रग हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ट्रीटमेंट होता है? ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज नसेट्स. नसेट्स में लास्ट लेक्चर में जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर सकती हूँ नसेट्स को, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन. तो नसेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं आर्थराइटिस को, आर्थराइटिस में. सेकेंड इज डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, डीएमडीज बोलते हैं. गोल्ड, डी पेनिसिलामीन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, सल्फासालाजीन एंड टीएनएफ ब्लॉकिंग ड्रग्स, ठीक है. तो ये ड्रग जो होती हैं वो डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स की कैटेगरी में आती हैं. थर्ड इज इम्यूनोसप्रेसेंट्स. Methotrexate, cyclophosphamide, azathioprine and leflunomide is immunosuppressant. Last is adjuvants. Adjuvants में आते हैं glucocorticoids. तो ये क्लासिफिकेशन है जो ड्रग यूज की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. फर्स्ट आता है गोल्ड सॉल्ट्स. Gold salts were introduced for the treatment of rheumatoid arthritis in 1920s. They are considered to be most effective agents for arresting the disease process. Gold salt को भी last 1920 से यूज किया जा रहा है. इसको ऐसा माना जाता है ये ड्रग जो है वो इफेक्टिव है इन द रूमेटॉइड आर्थराइटिस में. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें. इट इज नॉट एग्जैक्टली नोन, एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ऐसा माना गया है. गोल्ड डिप्रेस सेल इम्यूनिटी, ये सेल इम्यूनिटी को डिप्रेस कर देती है. गोल्ड सॉल्ट कंसंट्रेट इन टिश्यू रिच इन मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स सेलेक्टिवली एक्युमुलेट इन द लाइसोसोम ऑफ साइनोवियल सेल्स एंड अदर मैक्रोफेजेस इन द इन्फ्लेम्ड साइनोवियल. गोल्ड सॉल्ट्स क्या करते हैं? जो इन्फ्लेमेटरी रीजन होता है वहां पे जाके वो कलेक्ट हो जाते हैं जिससे उस रीजन में जो मैक्रोफेजेस लाइसोसोमल एंजाइम सिक्रेट हो रहे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इन्फ्लेमेशन, ठीक है, उसको ये डिक्रीज कर देते हैं, मतलब उसको ये इनहिबिट कर देते हैं. मतलब लाइसोसोमल एंजाइम एंड मैक्रोफेजेस इनके सिंथेसिस को वहां पे इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन नहीं होता. जब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, जिससे पेन में रिलीफ मिलता है. तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. दे आल्सो इनहिबिट द लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, उसकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी, मैक्रोफेजेस, लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है. तो इन सबको क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं इनकी एक्टिविटी को, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट आता है डिसीज मॉडिफाइंग. These are the second line drugs and are reserved for patients with progressive disease who do not obtain satisfactory relief from NSAIDs.
सो डीएमडीज को हम जनरली तब यूज करते हैं जब पेशेंट को नसेट से सेटिस्फैक्टरी रिलीफ नहीं मिल पाता है, मतलब थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है उस केस में। They are capable of arresting the progress of the disease and inducing remission in these patients. The effects of these drugs may take 6 weeks to 6 months to become evident and are therefore called slow-acting anti-rheumatic drugs. ओके इन ड्रग्स को हम स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं क्योंकि इनका एक्शन जो रहता है वो स्लो रहता है, टाइम जो रहता है वो 6 वीक से 6 मंथ्स तक भी लग सकते हैं इसमें, ठीक है। नसेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी में देते हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स है ये, अगर नसेट्स से रिलीफ नहीं मिलता है तो हम डीएमडीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोक्वीन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। These anti-malarial drugs are found to be useful in mild, non-erosive rheumatoid arthritis. They induce remission in 50% of patients. They are less effective but are better tolerated than good. So, chloroquine and hydroxychloroquine ये anti-malarial drugs हैं, लेकिन इनका इफेक्ट जो रहता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी रहता है। दे इंड्यूस रिमिशन इन 50% ऑफ पेशेंट। रिमिशन का मतलब ये होता है कि इस ड्रग से 50% पेशेंट में रिलीफ मिल जाता है, ठीक है, पेन से एंड इन्फ्लेमेशन से रिलीफ मिल जाता है। दे आर लेस इफेक्टिव बट आर बेटर टॉलरेटेड देन गोल्ड। ये लेस इफेक्टिव ड्रग है लेकिन गोल्ड से बेटर टॉलरेटेड है। नेक्स्ट आता है सल्फासालाजीन, इज अ कंपाउंड ऑफ सल्फापिरिडीन एंड अ 5 amino salicylic acid. In the colon, sulfasalazine is split by the bacterial action and sulfapiridine gets absorbed. सल्फासालाजीन जो है ये कंपाउंड होते हैं सल्फापिरिडीन के एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड के। कोलोन में सल्फासालाजीन स्प्लिट हो जाता है बैक्टीरियल एक्शन से और सल्फापिरिडीन में कन्वर्ट होके इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। This has anti-inflammatory action, so the mechanism is not known. इसका मेनली कोलोन में जाके एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है पर्टिकुलर नोन नहीं है। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट एंड स्किन रैशेस। लास्ट आता है टीएनएफ ब्लॉकिंग एजेंट, इन्हें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें जो मेन आता है वो रहता है साइटोकाइन, play an important role in the process of inflammation. TNF produced by macrophages and activated T cells act through TNF receptor to stimulate the release of other cytokine. ये जो ड्रग्स होती हैं TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो साइटोकाइन का रहता है। साइटोकाइन जो होती हैं माइक्रोफेजेस एंड टी सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं और अदर साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। TNF ब्लॉकिंग ड्रग्स आर फाउंड टू बी यूजफुल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ड्रग्स जो होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूजफुल होती हैं। सो ये सारी कैटेगरीज थी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्लासिफिकेशन था। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रग्स यूज्ड इन गाउट। गाउट क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरयूरिसीमिया, uric acid, a product of purine metabolism and has low water solubility especially at low pH. गाउट क्या कंडीशन है? इसमें हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन होती है, मतलब यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जब हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में होने लगे और वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जॉइंट्स में, किडनी में, सब क्यूटेनियस टिश्यू में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे उस एरिया में इन्फ्लेमेशन एंड पेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन मेटाबोलाइट है एंड इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी लो होती है और एट लो पीएच पे। तो ये कंडीशन कहलाती है गाउट की, हाइपर यूरिसीमिया। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है बॉडी में ज्यादा मात्रा में होने लगता है, जिससे उसका कलेक्शन जो है डिपॉजिट इन जॉइंट्स, किडनी एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्लासिफिकेशन देखें, फर्स्ट इज फॉर एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट के कंडीशन में जो ड्रग्स आती हैं वो आती है नसेट्स, कोलिस्टीन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सेकेंड आता है फॉर क्रोनिक गाउट। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूरिकोसूरिक्स एंड सिंथेसिस इनहिबिटर। यूरिकोसूरिक्स में आते हैं प्रोबेंसेट एंड सल्फिनपायराजोन एंड सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आते हैं एलोपिनॉल एंड पेबुक्सोस्टेट। फर्स्ट आता है एक्यूट गाउट। Acute gout manifests as sudden onset of severe inflammation in small joint. Acute condition जो रहती है small time का जब inflammation होता है, suddenly एक severe inflammation cause हो जाए, pain होने लगे joint में, due to precipitation of uric crystal in joint space. Joint में uric acid के crystal deposit होने लगते हैं. The joint become red, swollen and extremely painful, require immediate treatment. Okay, तो इसमें जो drug use करते हैं वो होती है colistin. Colistin is an alkaloid of colistin autominal.
कोलिस्टीन ऑटोमिनेल का एल्कलॉइड होता है कोलिस्टीन. इट इज अ यूनिक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट गाउटी आर्थराइटिस. इट इज नॉट एन एनाल्जेसिक. जो ड्रग होती है वो मेनली इफेक्टिव होती है आर्थराइटिस में. ये एनाल्जेसिक नहीं है, लेकिन आर्थराइटिस की कंडीशन में ये पेन एंड इन्फ्लेमेशन दोनों में इफेक्टिव होती है. इसका एक्शन देखें. इन गाउट कोलिस्टीन इज हाईली इफेक्टिव इन एक्यूट अटैक्स एंड इट ड्रामेटिकली relieves pain within a few hours. Mechanism of action: colistin inhibit the migration of granulocytes into the inflamed area and the release of glycoprotein by them. Granulocytes क्या हैं? WBCs हैं. WBCs को दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. तो कोलिस्टीन क्या करता है? ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, इनका माइग्रेशन को इनहिबिट करता है इन द इन्फ्लेम्ड एरिया में, मतलब जॉइंट्स वगैरह में. जब ये ग्रेनुलोसाइट्स माइग्रेट ही नहीं होंगे, वहां पे उनका ग्लाइकोप्रोटीन का रिलीज नहीं होगा, तो ये इन्फ्लेमेशन से रिलीफ देगा. कोलिस्टीन बाइंड टू माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अरेस्ट द सेल डिवीजन इन मेटाफेज. ये क्या करता है? मेटाफेज सेल डिवीजन का एक सेकंड पार्ट रहता है मेटाफेज, उस वाले फेज को ये इनहिबिट कर देता है. ठीक है, जिससे क्या होता है? सेल का डिवीजन नहीं होता और इन्फ्लेमेशन से रिलीफ मिलता है. नेक्स्ट आता है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स. कोलिस्टीन इज रैपिडली एब्जॉर्ब ओरली एंड मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर. एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? दीज आर डोज रिलेटेड इसके एडवर्स इफेक्ट रहते हैं. नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन आर द अर्लीस्ट साइड इफेक्ट्स, मे बी अवॉइडेड बाय गिविंग कोलिस्टीन इंट्रावेनसली. मतलब ये वाले साइड इफेक्ट जो हैं, अगर हम ड्रग को आईवी देंगे तो इन साइड इफेक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड एलोपेसिया मे बी सीन. Anemia is deficiency of RBCs, leukopenia is deficiency of WBCs and alopecia is hair loss. ठीक है, तो ये कॉमन मतलब साइड इफेक्ट्स हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं. इन हाई डोज हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, सीएनएस डिप्रेशन, मस्कुलर पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर. कहना था हाई डोज की कंडीशन में ये साइड इफेक्ट्स भी इसमें एडवर्स इफेक्ट्स में आ सकते हैं. इसके यूज देखें. एक्यूट गाउट में से यूज कर रहे हैं कोलिस्टीन 1 mg ओरली देने पर, फॉलोड बाय 0.5 mg एवरी 2 to 3 hours, लीव पेन एंड स्वेलिंग विदिन 12 hours. सेकेंड इज प्रोफाइलेक्सिस. प्रोफाइलेक्सिस मीन्स कंडीशन जब जिन पेशेंट्स को एपिसोड्स ऑफ गाउटी आर्थराइटिस, जिन पेशेंट को आर्थराइटिस के इन कुछ टाइम के बाद आर्थराइटिस की कंडीशन आती है, तो प्रोफाइलेक्सिस की कंडीशन मतलब हमसे थोड़ा मतलब डिसीज होने से पहले ही हमें ड्रग को दे दिया, मतलब में इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, उस कंडीशन से पहले ही कोलिस्टीन दे दिया जाता है पेशेंट को, ताकि जो एपिसोड्स होते हैं, मतलब बार बार जो कंडीशन आती है आर्थराइटिस वाली, उससे बचा जा सके. ओके, तो ये हो गया एक्यूट गाउट. सेकेंड आता है क्रॉनिक गाउट. When pain and stiffness persist in joint between attacks, gout has become chronic. Chronic condition वो रहती है जब पेन जो है, स्टिफनेस जो है जॉइंट्स में बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है. अदर कार्डिनल फीचर्स आर हाइपर यूरिसीमिया. टॉफी इसमें अदर फीचर्स भी आते हैं. इसमें हाइपर यूरिसीमिया आता है, मतलब यूरिक एसिड की कंडीशन जो है, कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. टॉफी की कंडीशन दे रखी है. chalk like stone under the skin in pinna, eyelids, nose, around joints and other places. टॉफी क्या कंडीशन रहती है? chalk like stone बन जाते हैं पिन्ना के स्किन के अंदर, जैसे पिन्ना, आईलिड्स, नोज एंड जॉइंट्स के अंडर में chalk like stones बन जाते हैं, उसे बोलते हैं टॉफी. एंड यूरेट स्टोन्स इन यूरिक एसिड के स्टोन बन जाते हैं किडनी में. इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट हाइपरयूरिसीमिया इज ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, while in few it is due to ओवर प्रोडक्शन. कुछ कंडीशन में ये रहता है कि यूरिक एसिड का अंडर सिक्रीशन हो रहा होता है, और कुछ कंडीशन में रहता है कि ओवर प्रोडक्शन होता है यूरिक एसिड का. ओके, इसमें आती है ड्रग एलोप्रिनॉल. is an analog of hyposandine and inhibits the biosynthesis of uric acid. एलोप्रिनॉल जो ड्रग है वो हाइपोजेंथीन का एनालॉग है, और ये यूरिक एसिड की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करती है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें. ये फ्लो चार्ट है. इसमें क्या है? हाइपोजेंथीन से जेंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में जेंथीन बन रहा है, देन यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो अब क्या किया, जैसे हमने एलोप्रिनॉल दी, तो एलोप्रिनॉल ने क्या किया? जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में एलोजेंथीन बना दिया. मतलब एलोप्रिनॉल ने जेंथीन ऑक्सीडेज से कंबाइन करके एलोजेंथीन बना दिया, जिससे जेंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो गई, तो हाइपोजेंथीन से जेंथीन और यूरिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगी. मतलब एलोप्रिनॉल ने जेंथीन ऑक्सीडेज को यूटिलाइज करके एलोजेंथीन में कन्वर्ट हो गई, जिससे क्या हुआ?
जेंथीन और यूरिक एसिड का कन्वर्जन इसने रोक दिया। तो ये रहता है इसका मोड ऑफ एक्शन एलोप्रिनॉल का। नेक्स्ट आती है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। एलोप्रिनॉल इज 80% एब्जॉर्ब ओरली, टी हाफ जो है इसका 2 to 3 हाफ एंड टी हाफ ऑफ एलोजेंथीन इज 24 आवर्स। एडवर्स इफेक्ट देखें, एडवर्स इफेक्ट इज माइल्ड, हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन इंक्लूड फीवर एंड रैशेस। माइल्ड एडवर्स इफेक्ट रहते हैं, इसमें हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस हो जाती हैं, फीवर एंड रैशेस, जीआईटी इरिटेशन, हेडेक, नोजिया एंड डिजीनेस में आता है। यूजेस, एलोप्रिनॉल इज यूज्ड इन क्रोनिक गाउट में से यूज कर रहे हैं। कोलिस्टिन और NSAIDs शुड बी गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ एलोप्रिनॉल थेरेपी टू प्रिवेंट द एक्यूट अटैक ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। सो इसमें ये भी है कि एलोप्रिनॉल देने से फर्स्ट फ्यू वीक्स में NSAIDs और कोलिस्टिन देते हैं, ठीक है, उसके बाद ही एलोप्रिनॉल को प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये सब था ऑल अबाउट द एंटी गाउट ड्रग्स एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी गाउट ड्रग एंड देयर एडवर्स इफेक्ट। एंटी गाउट ड्रग्स का, कोलिस्टिन का, एलोप्रिनॉल का यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन देना है और उसके ADR बताने हैं। सेकेंड इज राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ एलोप्रिनॉल। फार्माकोलॉजी देनी है एलोप्रिनॉल की, एलोप्रिनॉल का मोड ऑफ एक्शन, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ADR, यूजेस, ठीक है, ये सब इसमें एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज क्लासिफाई द एंटी गाउट ड्रग एंड एक्सप्लेन कोलिस्टिन। एंटी गाउट ड्रग का क्लासिफिकेशन देना है और कोलिस्टिन की पूरी फार्माकोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ NSAIDs। NSAIDs का फार्माकोलॉजी मैंने से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, आप उस वीडियो पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज क्लासिफाई एंटी रूमेटिक ड्रग्स। सो क्लासिफिकेशन देना है एंटी रूमेटिक ड्रग्स का। लास्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DMRDs। DMRDs इज अ स्लो एक्टिंग ड्रग्स, एंटी रूमेटिक ड्रग है। Okay, so it is all about the today lecture about the rheumatoid arthritis and anti gout drug. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।